तो हमास और इजराइल सीज फायर के बाद नई खुशखबरी आने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उम्मीदें अब भारत से जुड़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने का वादा किया है और इसके लिए वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात की इच्छा जताई है, लेकिन सवाल उठता है यह ऐतिहासिक मुलाकात कहां होगी। तो सूत्रों के अनुसार क्रेमलिन उन देशों की सूची तैयार कर रहा है जहां यह मुलाकात आयोजित की जा सकती है। इस बीच भारत का नाम सबसे उपयुक्त विकल्प के रूप में उभरा है। तो क्रेमलिन से जुड़े कई लोगों का मानना है कि भारत की भूमि पर यह मुलाकात सफल हो सकती है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र रुख अपनाया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके साथ ही 2025 में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित है। अगर यह मुलाकात भारत में होती है तो यह न केवल रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि भारत की कूटनीतिक साख को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब नजरें क्रेमलिन की आधिकारिक पुष्टि पर टिकी हुई हैं, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। तो दुनिया के लिए अब नई खुशखबरी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता पर काबिज होते ही शांति व्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि अब डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही व्लादिमीर पुतिन से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत कर सकते हैं और ऐसे में वो उनके साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ है, वो हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। भारत की जो साख है विश्व स्तर पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर काबिज हुए हैं और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध की भी समाप्ति यहां पर हो सकती है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और बातचीत करने के लिए उपयुक्त जगह के तौर पर भारत का नाम सबसे ऊपर निकलकर सामने आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? ये बहुत नेचुरल था। दरअसल में भारत तो पिछले 6 महीने से कर तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार स्पेशल अटेंशन दे रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले, रशिया के प्रेसिडेंट से मिले, और खासियत ये है कि दुनिया में बहुत सारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, शक्तिशाली हैं। अब जो बिडेन को कह दीजिए या ट्रंप को कह दीजिए या जिनपिंग को कह दीजिए, मगर वो शक्तिशाली होंगे, सम्मानीय नहीं है। आज भारत में पूरे ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंट करने वाला, वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाला अकेला एक रेस्पेक्टेड कंट्री भारत है। लिहाजा ये तो स्वाभाविक था कि क्रेमलिन ने उन देशों की लिस्ट में जहां पे ये संभावित मुलाकात हो सकती है भारत का नाम दिया। ये तो हुआ नेचुरल। अब इसमें प्रैक्टिकल ये है कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अलग से भारत नहीं आना पड़ेगा, उनको भारत आना ही था। क्वेड की मीटिंग है, उस क्वेड की मीटिंग में वो यहाँ आएंगे तो एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। क्वेड भी ताकतवर हो जाएगा और भारत में उस समय बात भी हो जाएगी। और फिर पुतिन की आंखों में आंख डाल के ये कहने वाला केवल भारत ही था जिसने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये डायलॉग और डेमोक्रेसी और डिस्कशन का समय है। इसलिए भारत का नाम आने के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, हो सकता है। अगर कोई थोड़ी बहुत उम्मीद है तो केवल इसी से है, लेकिन ना उम्मीदों के कारण बहुत है। ना उम्मीदों के कारण में सबसे पहला तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोजीशन को थोड़ा सा खराब कर लिया ये कहकर पुतिन के बारे में कि पुतिन रशिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी कि पुतिन अब थोड़ा उतना जो उनके साथ महसूस दिख रहा था वैसा नहीं है। दूसरी बात यह कि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं ना तो जो जमीन मैंने अख्तियारी है उसको छोड़ूंगा, ना ही मैं ये बर्दाश्त करूंगा कि यूक्रेन में यूरोप की सेना एज ए पीस कीपिंग फोर्स रहे, ना ही मैं ये स्वीकार करूंगा कि केवल 20 साल के लिए प्रतिबंध लगे कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। प्लस
एक और सबसे बड़ी बात कि रशिया डोनाल्ड ट्रंप की एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं ब्रिक्स के अंदर अगर डॉलर का अल्टरनेटिव करेंसी लाया गया तो मैं ब्रिक्स के सारे देशों के ऊपर 100% टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब सारे देशों में कौन है? उसमें ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, ईरान है। अगर इतने देशों के ऊपर आप 100% टैरिफ लगा देंगे तो आपकी बात मानेगा कौन? तो यानी कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ ट्रम्प विच वाज देयर जब उन्होंने शपथ ली, उससे पहले की क्रेडिबिलिटी और जो उनके स्टेटमेंट बाद में आए हैं उसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है। जो ब्रिक्स के देश हैं वो उनके अगेंस्ट हुए हैं, जिसमें रशिया और इंडिया दोनों शामिल हैं। तो इसके अंदर माइनस पॉइंट भी बहुत हैं, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, लिहाजा हम ये कहेंगे होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्योंकि वर्स्ट ये है कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो फिर ये समझ लीजिए कि लड़ाई जितने पेस पर आज तक चल रही थी, आज के बाद में रशिया ने जो धैर्य दिखाया, आज तक उसने अपने उन लीथल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जिनकी काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, जैसे सर्मेट मिसाइल हो या ऑरेंसिक मिसाइल हो या उसका वो टॉर्पेडो हो जो एक ही झटके में पूरे के पूरे देश में सुनामी ला सकता है। उनका इस्तेमाल नहीं किया उसने। लेकिन अब अगर ये समझौता नहीं होता है तो निश्चित ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। त्यागी साहब के साथ हम चर्चा कर ही रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से शांति बहाली का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और अब भारत का नाम भी उसमें शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर ट्रंप कर सकते हैं और वह बैठक भारत में होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो भारत विश्व पटल पर जिस तरीके की एक छवि भारत की बनती हुई नजर आ रही है, उस छवि को और ज्यादा ऊंचाइयां मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए साहिल जी, जैसा कि मैं आपके चैनल पर और अन्य जगहों पर भी लगातार इस बात को शुरू से ही कहता रहा हूं कि जब कभी भी रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़े प्रयास होंगे, बड़ी सफलताएं मिलेंगी, तो उसमें भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान होगा। और ये बात मैं लगातार कहता रहा हूं और वो बात बिल्कुल सही साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि उसके पीछे जो है कारण बहुत स्पष्ट है कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जिनके की जो संबंध है, जिनके की जो संपर्क है वो विश्व के सभी नेताओं के साथ, चाहे वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन रहे हो या अब डोनाल्ड ट्रंप हो या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, सभी के साथ उनकी एक गहरा तारतम्य है, गहरा संपर्क है और सभी के साथ वो मुलाकातें भी उन्होंने की। रशिया की यात्रा तो उन्होंने की ही, यूक्रेन की भी यात्रा की। और भारत का जो अप्रोच है वो वसुधैव कुटुंबकम का अप्रोच है। भारत का जो अप्रोच है वो वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर का अप्रोच है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत पहले इस बात को कहा था कि ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है और आपको इस समस्या का समाधान युद्ध के क्षेत्र में, बैटल ग्राउंड में नहीं मिल सकता। और यदि कभी ये कोई समस्या, इस समस्या का समाधान होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से होगा। भारत ने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो लगातार पूरे विश्व में जो है उनकी गूंज सुनाई देती रही। बाली का G20 का डिक्लेरेशन रहा हो या G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रहा हो, हर जगह हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो वर्ड्स थे वो गूंज रहे थे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पूरी शख्सियत है और भारत का जो एक अप्रोच है कि भारत विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव से विश्व की जो समस्याओं का समाधान डायलॉग और नेगोशिएशंस के माध्यम से करना चाहता है,
ये इसी वजह से आज भारत की इतनी ऊंची क्रेडिबिलिटी है कि सभी राष्ट्र इस शांति की स्थापना की दिशा में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। और मेरा भी ऐसा मानना है कि यदि विश्व के जो नेता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन के, यदि वो भारत में ये समिट आयोजित की जाती है और भारत में ये वार्ता होती है, तो इसकी सफलता की संभावनाएं कहीं ज्यादा प्रबल हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और भारत में ये समिट आयोजित किया जाना भारत की जाहिर है कि प्रतिष्ठा को, भारत के कूटनीतिक प्रभाव को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि अंत में ये क्या कहाँ आयोजित होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि विश्व के नेता इस बात का निर्णय लेते हैं कि ये समिट भारत में आयोजित की जाए, तो इस समिट की सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंची है और भारत ही वैसा राष्ट्र है कि जो सभी के साथ एक बेहतर समन्वय तालमेल स्थापित कर सकता है। G20 का जो महासम्मेलन हमने आयोजित किया और उसमें जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उसमें एक आम सहमति को बनाने में भारत ही सफल हुआ था और एक कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट आया था। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि ये समिट अगर भारत में होगी तो इसकी सफलता की संभावनाएं बहुत प्रबल है। ठीक है त्यागी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले क्रेडिबिलिटी की बात हम कर रहे थे और जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है शपथ लेने से पहले अलग थी और अब कहीं ना कहीं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हमने देखा है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप को भी इस बात का अंदेशा हो और यही वजह है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसले यहाँ पर ट्रंप ने लिए, एक रणनीति यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश की और शांति बहाली के रास्ते पर जो ट्रंप निकल पड़े हैं, क्या इसके पीछे यही वजह है कि क्रेडिबिलिटी में डाउनफॉल देखने को मिला है? ये भी वजह है और न केवल ट्रंप की, अमेरिका की भी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे उस समय के अमेरिका में और आज के अमेरिका में बहुत फर्क है जी। जिस तरह से अमेरिका अपने हथियार छोड़ के अफगानिस्तान से भागा, हारती हुई फौज भी अपने हथियारों को नष्ट करके भागती है, जिस तरह से वो भागा और उसके बाद रखे रह गए उसके अब्राहम टैंक, रखे रह गई उसकी पैट्रियट मिसाइल, रशिया ने दिखाया इस बार के अंदर। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हुई है। अब अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान देना कि मैं ब्रिक्स का हर शहर के ऊपर, हर देश के ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, उसने पुराने जो बिडेन के 76 आदेश थे उनको कैंसिल कर दिया। उसके ट्रंप के दिए हुए आदेशों के खिलाफ लोग ऑलरेडी कोर्ट में चले गए अमेरिका में। तो अंडर दिस सिचुएशन ट्रंप की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हुई है इसके बाद। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि दोनों तैयार भी हो जाते हैं तो क्या नेटो देश तैयार होने देंगे यूक्रेन को? नेटो देशों ने यह कह दिया कि विद अमेरिका और विदाउट अमेरिका हम 2027 तक यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, ये नेटो देशों ने कहा है। और नेटो देशों ने ये भी कहा है कि हम अमेरिका की परवाह इसलिए नहीं करते कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमारे खिलाफ गलत है, वो ये कहता है कि 5% हम अपनी जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करें, और दूसरा इसलिए कि अगर अब हमने यूक्रेन को हारने दिया, एक्चुअलियत में ये समझौता यूक्रेन की हार ही होगी, तो उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को हमने हारने दिया तो रशिया यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, अगला नंबर हमारा है, वो हमारे ऊपर, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन को मदद देते रहेंगे। अब अगर 32 नेटो देश यूक्रेन को मदद देते रहेंगे तो ट्रंप साहब क्या करेंगे? तो मुझे मैं उम्मीद तो करता हूं, क्योंकि भारत बीच में आ गया है और भारत ने सिंसियर मेहनत की है, लेकिन ट्रंप की क्रेडिबिलिटी के ऊपर यकीन मैं क्या नहीं करता, ये सारी दुनिया को अब महसूस होने लगा है। इजराइल और ईरान की हमास की बात और थी, इजराइल और हमास के युद्ध में वो लोग करीब करीब 95% समझौते पर ट्रंप के आने से पहले ही पहुंच चुके थे। उसमें तो 2-4 पॉइंट थे जिसको एक ड्रामेटिक ढंग से कर लिया गया, लेकिन यहाँ तो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंस है। यूक्रेन में यूक्रेन चाहता है सॉवरेनिटी का मतलब कि वो 20% हिस्सा जो रशिया ने जीता है, क्या वो रशिया छोड़ने को तैयार हो जाएगा?
क्या रशिया इस बात को मानने को तैयार हो जाएगा कि यूक्रेन जो नेटो में जाना चाहता है, यानी कि नेटो की यहाँ पे मिसाइलें तैनात होंगी, नेटो के सैनिक यहाँ पीस कीपिंग रहेंगे, इसी बात के ऊपर तो लड़ाई थी, क्या उसी बात के लिए रशिया तैयार हो जाएगा? तो शर्तें कुछ ऐसी हैं कि जो असंभव दिखाई दे रही हैं दोनों तरफ से, बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ठीक है संजीव जी, जिस तरीके से त्यागी साहब ने यहाँ पर कहा कि कई ऐसी शर्तें हैं जो आने वाले समय में असंभव जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन भारत की जो एंट्री हुई है और भारत को लेकर जिस तरीके का रुख निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद उम्मीदें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर भारत की मध्यस्थता के बाद या भारत में जिस तरीके से ये मीटिंग होती है और उसके बाद अगर शांति बहाली यहाँ पर होती है, तो उसका कितना असर आप आने वाले समय में भारत के भविष्य को लेकर और विश्व स्तर पर भारत की भूमिका को लेकर देख रहे हैं? देखिए, त्यागी साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और ये सवाल बेहद जटिल है कि क्या रशिया इस बात के लिए तैयार होगा कि वो जो भले से वो यदि नेटो की जो उसकी 20% की टेरिटरी, यूक्रेन की जो 20% की टेरिटरी यदि वो उसको मिल भी जाती है, तो क्या वो शेष भागों के लिए ये तैयार होगा कि वो नेटो में चले जाए? जी जी। और पहली बात तो ये, क्या यूक्रेन इस बात के लिए तैयार होगा कि वो अपनी 20% की टेरिटरी परमानेंटली रशिया को दे दे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि नेटो रशिया के सामने झुके और नेटो कहीं से कमजोर दिखे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि अमेरिका को झुकना पड़े, अमेरिका को कमजोर पोजीशन पे आकर के कोई कंप्रोमाइज इत्यादि करना पड़े? मुझे नहीं लगता कि ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अपने विचार हो सकते हैं, उनकी अपनी शख्सियत हो सकती है, लेकिन उनके एस्टेब्लिशमेंट की जो विचार है, या नेटो के, जैसा कि त्यागी साहब ने कहा कि नेटो के और यूरोपियन कंट्रीज के जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो विचार हैं वो तो यही है कि यदि हमने यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज कर लिया तो रशिया वहां रुकने वाला थोड़ी है। वो तो फिर अगले आने को तरफ बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन तो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं। वो तो पीटर द ग्रेट इत्यादि से अपनी उन्होंने तुलना कर रखी है और जाहिर है कि वो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जॉर्जिया की तरफ आगे बढ़ेंगे और स्वीडन और फिनलैंड को पहले ही धमकी दे रहे थे, तो स्वीडन और फिनलैंड तो अब जाके नेटो में पहले ही शामिल हो चुके हैं। तो क्या रशिया की एम्बिशन को सिर्फ बातचीत से आप लगाम में लगा सकते हैं और इस तरह की शांति स्थापित कर सकते हैं? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से साहिल जी कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप भले डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो भी रशिया के साथ बातचीत करेंगे वो ताकत के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही करेंगे और ऐसा ही उन्हें करना होगा। और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई अनकन्वेंशनल ऐसा कोई अप्रोच दिखाया कि जिसमें कि नेटो को कमजोर दिखना पड़े, अमेरिका को कमजोर दिखना पड़े, यूक्रेन को कमजोर दिखना पड़े, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में बने रहना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर के कोई राष्ट्रपति भी काम नहीं कर सकता, और ये तो यहाँ का तो एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि नेटो का और पूरे यूरोप का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर बात कर रहा है आपसे। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन एक बात मैं अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक शांति स्थापना की बात है, रशिया को इस पूरे युद्ध में बड़े लॉसेस हुए हैं। रशिया पहले जो डे वन में वो सोचता था कि वो अकेले ही यूक्रेन पर हमला कर देगा और एक हफ्ते के अंदर कब्जा करके कीव में अपनी सरकार बिठा देगा, वो तो हुआ नहीं। और रशिया ने इस प्रक्रिया में बड़े सैनिक खोए हैं। रशिया के पास हथियारों की कमी पड़ रही है, सैनिकों की कमी पड़ रही है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक आकर के लड़ना पड़ रहा है, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया से, ईरान से हथियार भी वो ले रहा है। तो रशिया भी जानता है कि वो युद्ध बहुत लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू कर सकता। बातचीत करने के लिए रशिया भी संकेत दे रहा है, और रशिया की तरह के बयान अगर आप देखें तो वो भी बातचीत करना चाहते हैं। यूक्रेन को तो जाहिर है कि सबसे बड़ी तबाही हुई ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युद्ध है, कोई भी युद्ध परमानेंटली नहीं चल सकता, और भले से ही राष्ट्रपति पुतिन की महत्वाकांक्षाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो जरूर युद्ध विराम चाहेंगे। और यदि युद्ध विराम के मैं पीस डील की बात नहीं कर रहा, पीस डील होना एक बहुत ही टफ नेगोशिएशंस होंगे, और पीस डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसके बारे में कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन एक सीज फायर की संभावनाएं बहुत प्रबल है, क्योंकि अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन
और पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। और एक इसमें मैं फिर से एक बात एम्फेसाइज कर दूं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध वास्तविक रूप से अगर देखें ठीक तो है। ये महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा, महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। और अभी तक महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में बातचीत की प्रबल संभावना है, सीज फायर की भी संभावना है। और मैं फिर से कहूंगा, यदि ये बात भारत में होती है, ये बातचीत की प्रक्रिया को भारत फैसिलिटेट करता है, मैं मध्यस्थता तो नहीं कहूंगा, लेकिन फैसिलिटेशन अवश्य कहूंगा कि भारत इस बात को फैसिलिटेट करता है। और भारत की एक नीति रही है कि जब तक सभी पार्टीज भारत से सीधा सीधा मध्यस्थता के लिए न कहें, भारत कोई सीधा सीधा नहीं करेगा, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से भारत अपने पूरे प्रयास कर रहा है। और भारत की जो हाई क्रेडिबिलिटी जो है, जैसा कि आपने देखा जयशंकर साहब को पहले फ्रंट रो में जो स्थान दिया गया था, उसके बड़े मायने हैं। और भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका आने वाले विषयों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में होने जा रही है। और भारत ही वैसा राष्ट्र है जो कि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता स्थापित कर सकता है। और यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यदि शांति होती है तो उसमें भारत की एक बहुत ही प्रमुख भूमिका होने जा रही है। ठीक है त्यागी साहब 10 सेकंड है हमारे पास, जल्दी से मैं फाइनल कमेंट्स आपके चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर, भारत की भूमिका पर, अमेरिकी रणनीति पर, और जिस तरीके से शांति प्रस्तावना यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि हमारी गलत नीतियों की वजह से रशिया और चाइना जो नैसर्गिक एक दूसरे के दुश्मन थे वो नजदीक आ गए। और जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, न्यू करेंसी हो, इस किस्म की बातें चाहे सामने ना आई हो, मगर ये ब्रिक्स में हुई है। तो अब तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान किसके साथ रहेगा, और हिंदुस्तान को रखने की उन्होंने कोशिश की, इसीलिए स्पेशली हिंदुस्तान को बुलाया गया था। ठीक है सर, चलिए आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता पर काबिज होने के बाद शांति व्यवस्था जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ने की एक कवायद जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। अब आने वाले समय में ट्रंप की रणनीति क्या होती है और इस सबसे भी ऊपर भारत की भूमिका विश्व स्तर पर कैसे देखी जाएगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।